कल का पाठ देख लिया आप लोगों ने? गुणवचनात्, इसमें क्या समास होगा? क्या तात्पर्य हो गया? जो गुण को कहता है द्रव्य को कहता है। हाँ, अब वो द्रव्य को कह रहा है। जैसे पटु, मृदु, ये सब शब्द हैं। ये सब क्या है शब्द? ये गुणवाची शब्द है। पटु मतलब चालाक, ठीक है ना, चालाकी। और अब उसमें चालाक इस गुण को कहने के बाद अब वो द्रव्य को कह रहा है, जो व्यक्ति है उसको कह रहा है, ठीक है ना। इसी तरह से सारे शब्द ले सकते हैं आप, चाहे अम्ल है, लवण है, मधु है, कषाय, तिक्त, जितने भी इस प्रकार के शब्द हैं वो सभी आपके ऐसे ही शब्द माने जाएंगे। कितने प्रकार के शब्द होते हैं? जातिवाचक, गुणवाचक, द्रव्यवाचक, ठीक है ना। तो जातिवाचक है आपके जैसे गौ, अश्व इत्यादि, ये सब जाति को कहते हैं। और जाति को कहने के बाद भी व्यक्ति को भी कहते हैं, ठीक है ना। इसी बात से गुणवाचक शब्द हो गए पटु, मृदु इत्यादि, और द्रव्यवाचक हो गए, और क्रियावाची शब्द है ना, क्रिया शब्द। तो दोनों तरह से जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, इस प्रकार से भी है। जाति शब्द, गुण शब्द और द्रव्यवाची भी ले लिए जाते हैं। तो इस तरह से ये सारे शब्द माने गए हैं, ठीक है। नित्यम छंदसी का उदाहरण क्या था? बह्वीषु हित्वा प्रपिबन। पता निकाल के देखो, क्योंकि कल नहीं कहा। जो भी वेद का प्रयोग आए प्रथम रीति में सबके पते दिए हुए हैं। आरसमंज में मैं कहूँ या ना कहूँ, आप लोग उसको वेद में निकाल करके अवश्य देखा करो। भूवष्ट का उदाहरण बोलिए। विभू शब्द कैसे बना? विप्र संज्ञायाम से, ठीक। पुण्योगादाख्याम गणकी महामात्री, ठीक। समझ में आ गया ये सूत्र? क्या तात्पर्य है इसका? जो पुरुष के हाँ, पुरुष संबंध के कारण से वो स्त्रीलिंग में वर्तमान शब्द है। ये स्वयं में वो गुण स्त्री में नहीं है, इसलिए इंद्र वरुण भी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो आगे चले। तादल्पाख्याम हो गया था, क्या उदाहरण था इसका? अग्र अभिलिप्ति सुपविलिप्ति पात्री, ठीक है। अगला सूत्र है, स्त्री प्रत्यय का प्रकरण चल रहा है, इंग्लिश प्रकरण चल रहा है। अगला सूत्र है बहुव्रीहि शांतो दाता। बहुव्रीहि है पदच्छेद विभक्ति, आप लोग करिए। ठीक। समास आपको लग रहा है कहीं पर होगा? हाँ, क्या होगा समास? हाँ, अंतः उदात्तः यस्य स अंतोदात्तः तस्मात् अंतोदात्तः। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? तान तात, है ना। तो एक तात की आ रही है, एक तात अल्पाख्यायाम से किसकी आ रही है? तात की आ रही है। अर्थ करेंगे सूत्र का। अब देखिए पंचमी कौन कौन सी है इसमें? बहुव्रीहि है, तात को तदंत विधि कर लेंगे तो तान तात बन जाएगा। बहुव्रीहि है, तात, अंतोदात्तात, बहुव्रीहि है तो अनुपसर्जनात् नहीं लग सकता है, क्योंकि बहुव्रीहि में आपका अनुपसर्जन हट जाता है, इस कारण से। तो अब अर्थ कर दीजिए आप लोग सूत्र का। पहले पंचमी पंचमी सारे एक साथ लगाइए। हाँ, बस। तो अर्थ करना तो आसान हो गया। तो अर्थों को रटने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आप लोग को बार बार कहते हैं बस अष्टध्यायी लीजिए हाथ में, अनुवृत्ति देखिए, पदच्छेद विभक्ति लगाइए और विशेष विशेषण एक साथ देख लीजिए। पंचमी है तो सारी पंचमी पंचमी एक साथ कर दीजिए। प्रातिपदिकात विशेष्य होगा, ऐसे उधर तृतीय अध्याय में क्या विशेष्य जाएगा? धातु हो, कि इसी प्रकार की धातु से, इसी प्रकार के प्रातिपदिक से, ठीक है, इस तरह से करके और ये प्रत्यय होना है। इतना ही अर्थ इसमें। एक साथ फिर से बोलिए सब लोग। बहुव्रीहि है, ठीक। बहुव्रीहि है ना, जो अंतोदात्त तांत प्रातिपदिक है उससे स्त्रीलिंग में गिश प्रत्यय होता है और वह परे होता है, ठीक है। उदाहरण है इसका, शंखम भिन्नम अस्याह सा शंख भिन्नी, शंख भिन्नी, ऊरु भिन्नी, गलोत्कृति, गलोत्कृति,
केशलूनी, ठीक है। तो बहुव्रीहि कैसे देखेंगे, शंखम भिन्नम अस्याह, ठीक है ना। शंख का अर्थ यहाँ पर है ललाट, शंख माने क्या है, ललाट। ललाट नष्ट हो गया है, जिनका ललाट में चोट इत्यादि लग गई है जिसके, वो क्या कहलाएगी, शंख भिन्नी। तो शंखम भिन्नम अस्याह, भिन्न शब्द की सिद्धि आप लोगों को आती है, क्या धातु है बताओ। उसके बाद प्रत्यय, फटाफट बोलते जाइए। हाँ, रदाभ्याम निष्ठातो न पूर्व से चौदह से आपने ता को ना कर दिया और दा को भी ना कर दिया, तो क्या बन गया, भिन्न। तो शंखम भिन्नम अस्याह किससे समास होगा, बहुव्रीहि समास किससे होता है, बहुव्रीहि समास किससे होता है, बहुव्रीहि समास करने वाला सूत्र बोलो। बहुव्रीहि समास भूल गया सब आप लोगों को। शेषो बहुव्रीहि से अनुवृत्त अधिकार जाता है कि शेष समास बहुव्रीहि संज्ञक होंगे। अनेक मन्य पदार्थ है, मुख्य सूत्र एक ही है, किसका, बहुव्रीहि समास का एक ही सूत्र है, कौन सा है, अनेक मन्य पदार्थ है। द्वंद्व समास का सूत्र, अब सप्तमी विशेषण बहुव्रीहि क्या करता है, अर्थ उदाहरण दोहराते रहिए। अष्टधी की आवृत्ति के साथ साथ इतना बस आप कम से कम कर लो कि ये सूत्र करता क्या है, वो सप्तम्यंतम विशेषणांतम पदम पूर्वम निपतति, वो बस इतना ही कार्य करता, उससे समास नहीं होता है। अष्टध्येय लिया करिए, आवृत्ति करते समय आप इस चीज को देखिए, ये सूत्र क्या करता है, क्या प्रकरण चल रहा है, आ रहा समझ में। तो शंखम भिन्नम अस्या ऐसा विग्रह करके क्या हो जाएगा, शंख सु भिन्न सु, विग्रह कर लेंगे, शंख भिन्न शब्द बन गया। अब इसके बाद इस सूत्र ने एक शर्त और रखी है, एक तो बहुव्रीहि समास हो गया, दूसरा तांत हो गया, भिन्न शब्द में ता प्रत्यय हुआ इसलिए तांत हो गया, और उसके अतिरिक्त क्या कहा इसने, अंतोदात होना। तो आपको ये देखना है कि अंतोदात कैसे है, ठीक है ना। तो शंख आगे भिन्न, यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब आपने ये पूर्व उपसर्जनम पूर्वम का जो प्रकरण है उसमें एक सूत्र है निष्ठा, ठीक है ना, कि बहुव्रीहि समासे निष्ठांतम पूर्वम निपतति। बहुव्रीहि समास में जो निष्ठा संज्ञक शब्द हैं, पद हैं, उनका पूर्व में निपात होता है। किंतु उसके बाद एक सूत्र और है, वार्तिक है उसी में ही, निष्ठायाः पूर्व निपाते, नोट करिए, निष्ठायाः पूर्व निपाते जाति काल सुखादिभ्यः परवचनम। निष्ठायाः पूर्व निपाते जाति काल सुखादिभ्यः परवचनम, कि निष्ठांत का जो पूर्व में निपात विधान किया गया उसमें जातिवाचक, कालवाचक और सुखादियों से परे निष्ठांत होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जातिवाचक शब्द है, तो इसलिए जाति, काल और सुखादि इनसे परे निष्ठांत रहेंगे, और अन्यों में निष्ठांत क्या होगा, पूर्व में होगा। तब इस प्रकार से निष्ठांत है भिन्न, तो इसमें परे में हो गया, ठीक है। अब उसके बाद सुखादि के अंतर्गत आएगा, जैसे दुख जाता, सुख जाता इत्यादि, ये तो सब जातिवाचक शब्द हो गए आपके। उसके बाद पुनः एक सूत्र है, जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् तो कृतमित प्रतिपन्नाः, स्वर प्रकरण का सूत्र है। स्वर प्रकरण कहाँ है आपको मालूम है, षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद में और कुछ प्रथम पाद में। तो द्वितीय पाद का सूत्र है 169 नंबर का, जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् कुतो कृतमित प्रतिपन्नाः। जाति काल सुखादिभ्यः पंचमी का बहुवचन, अनाच्छादनात् पंचमी का एक वचन, कृतः प्रथमा का एक वचन, अकृतमित प्रतिपन्नाः प्रथमा का बहुवचन। हम अभी पूरे सूत्र का विशिष्ट अर्थ आपको नहीं बता रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए कि एक प्रक्रिया चलती है स्वर की। वो प्रक्रिया क्या है कि समासस्य सूत्र है, वो सभी समास को अंतोदात्त कर देता है। द्वितीय षष्ठ अध्याय के प्रथम पाद का जो अंतिम सूत्र है समासस्य, वो क्या करता है कि समासस्य अंतः उदात्तो भवति, कि समास जो होता है वो अंतोदात्त होता है। तो सभी समास अंतोदात्त होंगे,
ठीक है ना। अलग अलग पद है तब तो अलग अलग स्वर लगेंगे। तो जब आपने समास कर दिया तो अनेक पदों का एक पद, अनेक स्वरों का एक स्वर। तो जब अलग अलग पदों के अलग अलग स्वर होंगे तो जब हम समास कर देते हैं, जैसे राज्य पुरुष इति राज पुरुष, तो अब इसमें स्वर क्या होगा, समासस्य से अंतोदात्त होगा और एक उदात्त रहेगा, शेष सारे क्या हो जाते हैं, अनुदात्त हो जाते हैं। ये समास का स्वर का नियम है। तो सामान्य रूप से समास में सभी को अंतोदात्त का विधान किया गया है। ठीक है। एक समासस्य सूत्र का अपवाद पूरा छठे अध्याय का द्वितीय पाठ है। ठीक है। क्यों, अब आगे बहुव्रीहि समास में क्या होगा, द्वंद्व में क्या होगा, अलग अलग विधान किए गए। तो बहुव्रीहि समास में बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम सूत्र बनाया गया कि बहुव्रीहि समास में जो पूर्व पद होगा उसको प्रकृति स्वर होगा। वो प्रकृति स्वर क्या होगा, यानी अब अंतोदात्त तो नहीं रहेगा। प्रकृति स्वर मने या तो धातु उदात्त होगी या प्रत्यय उदात्त होगा, जिसको जो स्वर प्राप्त हो रहा होगा वो होगा, यानी अंतोदात्त नहीं हो सकता। तो बहुव्रीहो प्रकृत्या पूर्व पदम ने क्या कर दिया कि बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर होता है, यानी अंतोदात्त नहीं होता है। ठीक है। अब उसका भी अब अपवाद आगे के सारे सूत्र चल पड़े कि ठीक है बहुव्रीहि समास में पूर्व पद प्रकृति स्वर रहेगा किंतु सब जगह नहीं रहेगा, अभी तो कहीं कहीं पर अपवाद भी बनेंगे। उसी अपवाद में एक ही सूत्र है कि जातिवाचक, कालवाचक और सुखादि इनसे उत्तर यदि तांत है तो वो उदात्त हो जाता है। तो ये शंख जातिवाचक से उत्तर तांत शब्द है भिन्न, इसको उदात्त हो गया, तो ये क्या हो गया, उदात्त। तो अंतोदात्त हो गया शब्द। बात समझ में आ गई आप लोगों को अब कि ये बहुव्रीहि समास है, तांत है और अंतोदात्त है। अंतोदात्त कैसे है, जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् तो कृतमित प्रतिपन्ना, वही कृतमित प्रति इनको छोड़ करके, प्रतिपन्न को छोड़ करके अन्य जो भी शब्द होंगे तब प्रत्ययांत उनको क्या हो जाएगा, उदात्त हो जाएगा। ठीक है ना, अंतोदात्त होगा। तो इस प्रकार से ये अंतोदात्त बनता है। तो ये प्रक्रिया आप लोगों को वैसे ही मालूम रहनी चाहिए कि समास में सभी को अंतोदात्त होता है, किंतु बहुव्रीहि समास में पूर्व पद को प्रकृति स्वर रहता है और फिर उसके बाद अपवाद चल पड़े कि कहाँ कहाँ पूर्व पद को होगा, कहाँ कहाँ उत्तर पद को अंतोदात्त होगा। ये सारे प्रक्रिया आपके छठे अध्याय के द्वितीय पाद में चलेगी। तो इस प्रकार से शंखम भिन्नम अस्याः इति शंख भिन्ने। तो मुख्य रूप से आपको यही समझना था कि ये अंतोदात्त कैसे है। इसी प्रकार ऊरु भिन्नम अस्याः इति ऊरु भिन्नी। ऊरु मतलब जांघ, जिसकी जांघ कट गई हो या जांघ में चोट लग गई हो वो क्या कहलाएगी, ऊरु भिन्नी। गलम उत्कृतम अस्याः इति गलोत्कृति, है ना, जिसका गला कट गया हो या गले में चोट इत्यादि लग गई हो उसको क्या कहेंगे, गलोत्कृति। उत्कृत शब्द कैसे बनेगा, कृति छेदने, है ना, उत उपसर्ग कृति छेदने धातु का प्रत्यय तो कृत बन गया, उत्कृत गलोत्कृति। समय बहुव्रीहि समास होगा और सभी में वही निष्ठा या पूर्व निपात जाति काल सुखादिभ्य सूत्र लगेगा, वार्तिक लगेगी और जाति काल सुखादिभ्यो नाच से उत्तर पद को अंतोदात्त होगा। अगला है केशाः लूनाः अस्याः, बाल कट गए हैं जिसके, वो केश लूनी। लूनी शब्द कैसे बन जाएगा, लून शब्द धातु से त प्रत्यय और निष्ठा के तकार को नकार किससे होगा, नो, नरेफ दकार से उत्तर ही नहीं है लू। लवादिभ्य किससे होगा यहाँ पर, लवादिभ्य। लवादिभ्य धातुभ्य परः निष्ठा तकार से नकारादेशो भवति, उसी से लूनः पूनः उसी से बनता है सब, तो बन गया केश लूनी। ठीक है। तो एक ही चीज विशेष रूप से सारी चीजें सभी में ही एक ही सूत्र लगेगा। अस्वांग पूर्व पदार्थ वा, अस्वांग पूर्व पदार्थ पंचमी का एक वचन वा अव्यय पदम। न स्वांगम अस्वांगम न तत्पुरुष, अस्वांगम पूर्व पदम यस्य तत् यस्य सह अस्वांग पूर्व पदः तस्य अस्वांग तस्मात् अस्वांग पूर्व पदार्थ। करिए फिर से समास। अस्वांगम पूर्व पदः यस्य सह अस्वांग पूर्व पदः तस्मात् अस्वांग पूर्व पदार्थ। ठीक है। शेष अनुवृत्तियां पूर्व के समान सारी आ रही हैं, यानी बहुव्रीहि शांतोदात्त तात और शेष इंगिश स्त्रियां इत्यादि सब आ रहे हैं। अब आप लोग अर्थ बना लीजिए। अस्वांग पूर्व पदार्थ अंतोदात्तात् प्रांतात् प्रातिपदिकात्
स्त्रियां विकल्पेन परस्य भवति विकल्पेन। ठीक है। अस्वांग पूर्व पदात् अंतोदात्तात् क्तान्तात् बहुव्रीहेः प्रातिपदिकात् स्त्रियां ङीष् प्रत्ययः परस्य भवति विकल्पेन। अस्वांगवाची पूर्व पद में हो, ठीक है ना। यदि अस्वांगवाची पूर्व पद में हो और शेष सारी शर्तें वही हैं, तब प्रत्ययांत हो, अंतोदात्त हो, बहुव्रीहि समास हो, तो विकल्प करके ङीष् प्रत्यय होगा। एक बार ङीष् होगा, एक बार क्या हो जाएगा, टाप हो जाएगा, क्योंकि अकारांत है। इसलिए जब इसने अस्वांगवाची पूर्व पद कर दिया तो पूर्व सूत्र किसके लिए होगा, स्वांगवाची के लिए होगा। स्वांगवाची मतलब अपने अंग जो है। इसके उदाहरण बनेंगे शार्ंग जब्धी, शार्ंग जब्धा, शार्ंग जब्धी, शार्ंग जब्धा, पलांडु भक्षिती, पलांडु भक्षिता, शार्ंग ऐसे लिखेंगे आप, शार्ंगम जब्धम यस, है ना, यया, शार्ंगम जब्धम यया, सा शार्ंग जब्धी। ठीक है ना। शार्ंग खाया है जिसने, वो क्या कहलाएगा, शार्ंग जब्धी। ठीक है ना। पहले जब्ध शब्द की सिद्धि करेंगे। क्या करेंगे, जब्ध शब्द की सिद्धि करेंगे। तो जब्ध में धातु क्या है आपके, बताओ। अधभक्षणे, जब्ध का अर्थ हमने किया खाना। ठीक है ना। तो शार्ंग को कभी हम एक तरफ रखते हैं, पहले जब्ध की सिद्धि कर लीजिए। ठीक है। तो आपने अधभक्षणे धातु रखी, क्या धातु रखी, अधभक्षणे धातु रखी, और यहाँ पर वही निष्ठा सूत्र से क्या हो जाएगा, क्ता प्रत्यय। अर्थ क्या होगा सूत्र का, निष्ठा। धातु उत्तरस्य, उत्तरस्य क्यों, धातु हो भूते काले निष्ठा संज्ञकः प्रत्यय भवति। निष्ठा संज्ञा किसकी होती है, तत्तवतु निष्ठा। तो अध आगे त, अध आगे त, उसके पश्चात जब्धी आदेश करेंगे। अदो जब्धिर व्यक्ति की, तकारादि कित प्रत्यय बने हैं, अध धातु को क्या आदेश हो जाएगा, जब्धी, जब्ध आदेश होगा। ठीक है ना। जो ई है वो किसने लगा हुआ है, उच्चारण के लिए। धातु निर्देशे इक्ष्टिपौ वक्तव्यौ, तो जग्ध आदेश हो गया। जग्ध आगे त, अब इसके बाद क्या लग सकता है, ता को धा करना है, हाँ, झषस् तथोर धोधः, झष उत्तरस्य तकारस्य धकारादेशो भवति। तो झष्य ध, इससे परे क्या हो गया, ध। जग्ध आगे ध, उसके बाद झलोझली क्या करेगा, सकार का लोप करता है। यहाँ सकार थोड़ी ना है। झरोझरी सवर्णे, क्या सूत्र लग जाएगा, झरोझरी सवर्णे। क्या अर्थ है सूत्र का, हल उत्तरस्य सवर्णे झरि परतः झरः लोपो भवति। हल से उत्तर सवर्ण झर परे हो तो झर का लोप होगा। हल है आपका ग, उससे परे क्या है, सवर्ण झर परे है, इस धकार का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। क्या रह गया, जग्ध, जग्ध बन गया। चलिए अब शार्ंगम जग्धम यया, ऐसा सब विग्रह करके किससे समास कर लेंगे, बहुव्रीहि समास वाला सूत्र, अनेक मन्य पदार्थ है, उससे समास हो गया। तो शार्ंग जग्ध बना। फिर जग्ध का पूर्व में निपात क्यों नहीं हुआ, अभी आप लोग को वार्तिक बताई थी, निष्ठायाः जाति काल सुखादिभ्यः परवचनम, उसके कारण से इसका पर में निपात रहा। तो शार्ंग जग्ध ऐसा ही रह गया। अब अंतोदात्त किससे होगा, जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात् तोकृत मित प्रतिपन्नाः। तो शार्ंग जग्ध, अब ये क्या है, जातिवाचक शब्द है, उससे परे निष्ठांत है, इसको अंतोदात्त हो गया। तो शार्ंग जग्ध, सारी शर्तें घट गई सूत्र की। अच्छा, और शार्ंग शब्द भी क्या है, अस्वांगवाची है। स्वांगवाची शब्द क्या थे आपके, जैसे शंख था, गला था, उरु था, ये सारे स्वांगवाची शब्द थे। किंतु शार्ंग मतलब हो गया सारंग। ठीक है, तब ये स्वांगवाची शब्द नहीं है। पलांडु शब्द स्वांगवाची नहीं है। तो अस्वांगवाची पूर्व पद में है, अंतोदात्त है, बहुव्रीहि समास है। सारी शर्तें घट गई सूत्र की। ऐसे प्रातिपदिक से स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ङीष् प्रत्यय होगा। ङीष् का क्या शेष बचा, ई,
उसके बाद जल्दी बोलो। भासंज्ञा हाँ, यतिभम से भासंज्ञा, जैसे अ का लोप क्या बन गया, शार्ंग जगधी। ठीक है। इसी प्रकार पलांडु भक्षितम ययासा पलांडु भक्षिती, प्याज खाई है जिसने। ठीक है। भक्षित की सिद्धि करेंगे अब हम लोग। चुरादिगण की धातु है, ठीक है ना। भक्ष, उससे आप क्या लाओगे, पहले निच ले आएंगे, भक्ष निच। उसके बाद भक्ष क्या की संज्ञा हो जाएगी, यहाँ पर भक्षी बन जाएगा। अब भक्षी से आप क्या लाएंगे, त प्रत्यय लाओगे। भक्षी से क्या लाओगे, त प्रत्यय लाओगे, तो भक्षी आगे त। ठीक है। अब इसके बाद वलादी अर्धातुक है, इसलिए इटागम भी होगा, इटागम होगा, तो भक्षी ईत। अब हम तो बना रहे हैं भक्षी रस बना रहे हैं, तब एक ई कहाँ जाएगा, सूत्र पढ़ा ऐसा नहीं। छठे अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र है निष्ठायाम सेठी। निकालो सूत्र। षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद का सूत्र निकाल लीजिए, निष्ठायाम सेठी। इसके ऊपर सूत्र है नेर निटी। इतना तो पता आप लोगों को कि निडादी अर्धातु के प्रत्यय का लोप होता है, पर ये तो इडादी अर्धातु के सेठ है ये, तो निष्ठायाम सेठी। सेठी निष्ठायाम परतः नेह लोपो भवति। सूत्र मिला, किस किस को मिल गया, क्यों, क्या बात है, मिल गया। ऊपर है अतोलोपा से लोपा की अनुवृत्ति है, नेर निटी से नेह की अनुवृत्ति है। ठीक है। सूत्र ने क्या कहा, सेठी निष्ठायाम परतः नेह लोपो भवति, सेठ निष्ठा के परे रहते। तो ये जो त प्रत्यय है, इसमें आपने इट का आगम किया है। चुरादी गण की कोई भी धातु अनिट नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है बताओ, दिमाग लगाओ। हाँ शाबाश, क्योंकि वो सारी नहीं। इट आगम का निषेध किस सूत्र से होता है, एकाच उपदेश उदात्तक से होता है। वो क्या कहता है, उपदेश में जो एकाच। और चुरादिगण की कोई भी धातु एकाच नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती है, क्योंकि सब में नीच आ जाएगा। सब में क्या आ जाएगा, नीच आ जाएगा। तो कोई भी धातु चुरादिगण की एकाच नहीं हो सकती है, इसलिए चुरादिगण में सभी धातुएं कैसी रहेंगी, सेठ रहती हैं, है ना। इस सिद्धांत को दिमाग में रखना हमेशा। जैसे सन्नंत धातुएं हैं, यगंत धातुएं हैं, ये सब धातुएं कभी भी अनिट नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आपने द्वित्व कर दिया। जब द्वित्व कर दिया, कोई भी धातु एकाच रहेगी ही नहीं। तो एकाच धातुओं से ही इटागम का निषेध होता है, या कुछ धातुएं परिगणित कर दी गई हैं। तो चुरादिगण की कोई भी धातु कैसी रहेगी, अनिट नहीं हो सकती है, सब में इटागम होगा ही होगा, यदि वलादी अर्धातुक है तो ये सेठ निष्ठा परे है। सेठ निष्ठा होने के कारण से जो नी है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। जब निच के ई का लोप हो गया, तो ये वाला ई क्या हो गया, इसमें मिल गया। तो फिर से क्या बन गया, भक्षित बन गया। क्या बन गया, फिर से भक्षित। और पलांडु भक्षितम यया, ऐसा विग्रह करके क्या समास कर दिया, किस सूत्र से, अनेक मन्य पदार्थ से। तो पलांडु भक्षित बन गया। अब बाकी शेष चीजें वही आपकी, निष्ठा या पूर्व निपात है। जाति काल सुखादिभ्य परवचनम से परम निपात रहेगा। जाति काल सुखादिभ्यो नाच्छादनात्, तो कृतमित प्रतिपन्ना से अंतोदात होगा। बहुव्रीहि समास भी है। सारी शर्तें घट रही है आपके सूत्र की। तो पलांडु भक्षित ये शब्द बन गया है आपका, ये अदंत भी है, तांत भी है। अब इससे आपने इंगिश प्रत्यय कर लिया, तो क्या बन गया, यदि हम स्थिति लगा करके पलांडु भक्षी। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका सूत्र हुआ। तो इस प्रकार से आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो पहला वाला सूत्र था, कौन सा, बहुव्रीहि शांतोदात्तात्, वो स्वांगवाची पूर्व पद के लिए हो गया। वो किसके लिए हो गया, स्वांगवाची पूर्व पद के लिए हो गया। यानी स्वांगवाची पूर्व पद में है तो नित्य इंगिश होगा, और यदि अस्वांगवाची पूर्व पद में है तो विकल्प से इंगिश होगा।